मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को चैप्टर 2 उसने कहा था मैं पढ़ाने वाला हूं और उसमें पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। आज पूरे चैप्टर डिटेल से पढ़ाऊंगा। आपको डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। आप डिटेल जब तक नहीं पढ़ेंगे बच्चों तब तक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाएंगे और सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अच्छे से आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। कहने का मतलब है कि देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जो इक्के वाली मतलब जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, ये सब को इक्का आप समझ जाइए। घोड़े गाड़ी जो होते हैं उनके जवान कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, कहने का मतलब है सुनते सुनते देखते हैं हुई हाँ करते नहीं हैं तो कितना आवाज़ वो सब करते हैं। कभी कभी गाली गलौज भी कर देते हैं, घोड़े को गाली उली भी देते हैं और कोई रास्ते में इधर आता है तो उसको भी डांट डपट करते हैं। तो वही है, कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चीथ कर अपनी ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादले वाले तंग चक्करदार गलियों में एक एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, हटो जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी कहते हैं। कहने का मतलब और सब शहरों में जो गाड़ी वाले, ये घोड़े गाड़ी चलाने वाले जो होते हैं, समझे, टमटम चलाने वाले होते हैं, वो सब क्या करते हैं, गाली गलौज थोड़ा सा करते हैं, मतलब असभ्य बोली का कभी कभी प्रयोग कर देते हैं, है ना, जिससे पैदल चल रहे लोगों को थोड़ा खराब लगता है। पर यही जब आप अमृतसर जाएंगे तो वहाँ का आवाज़ इतना मीठा है लोगों का कि इतना वो प्यार से बोलते हैं, इतना इज्जत से बोलते हैं कि आपको दिल मोह जाएगा, आप एकदम खुश हो जाएंगे सुन करके। तो वही कहने का मतलब है कि अमृतसर की आवाज़ बहुत मीठी है वहाँ के लोगों की। अब है आने दो लाला जी, हटो बाछा जी कहते हुए सफ़ेद फेटू खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भार वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। कहने का मतलब किसी को अगर हटना होता है तो इसी तरह से वो करते हैं, मतलब इतना इज्जत से बोलते हैं कि लोग एकदम स्वतः हट जाते हैं, अपना एकदम साइड में ऑटोमेटिक लोग चलने लगते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिन्ने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। कहने का मतलब है कि देखते हैं कोई बूढ़े बूढ़ी लोग जो होते हैं रोड के किनारे अगर चलते हैं और बीच में टमटम चल रहा हो तो देखते हैं टमटम भी बीच मतलब साइड में ही चलने का प्रयास करता है और लोग भी साइड में ही चलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वो लोग बूढ़े लोग, वृद्ध अवस्था के लोग कम सुनते हैं, तो कम सुनते हैं तो यहीं पे क्या करते हैं, वो सब जो टमटम चलाते हैं, घोड़ा गाड़ी जो चलाते हैं, इक्का जो चलाते हैं, वो सब थोड़ा सा इशारा करते हैं, हट जा क्या बोलते हैं, हट जा कर्मा वालिए, हट जा बचना वालिए, हट जा प्यारी, इस तरह से बोलते हैं। और उससे क्या होता है कि अब देखिए समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। मतलब ये बूढ़ी माताएं होती हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको संबोधन करते हैं कौन, ये टमटम चलाने वाले, मतलब घोड़ा गाड़ी चलाने वाले। ठीक है, तब हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। कहने का मतलब है कि ये कहानी कहाँ की है, अमृतसर की है। ठीक है, अमृतसर में आप देखिए यहीं से कहानी मेन स्टार्ट होता है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मज़ेदार कहानी है, एकदम प्रेम है इसमें, प्रेम का प्रकाष्ठा बदलाया है इस कहानी में। ठीक है, और मैं पार्ट 2 का जो है, इसका पार्ट 1
मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, और चैप्टर 1 है उसका भी लिंक दे दूंगा। सारा लिंक जो प्रीवियस में मैंने पढ़ाया जितना सब हम डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं दे दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों अमृतसर के बाजार में चौक पे कुछ लेने गए हैं। एक मामा के लिए दही लेने गए हैं, एक बड़ी लेने गए हैं, जो बड़ी उड़ी नहीं होता है, आप जानते होंगे, मतलब रसोई में जो दाल वगैरह का बरी बनता है, सब्जी में डालते हैं। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले कपड़ों की गड्डी को बिना हटता न था। तो लड़का लड़की से ऐसे करके बातचीत होता है, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? कौन कहता है? लड़का कहता है यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं और मैं भी यहाँ मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। कहने का मतलब है बच्चों कि लड़का लड़की दोनों सिख ही हैं, मतलब सिख धर्म के हैं, और दोनों अपने मामा के यहाँ आए, मतलब कि अमृतसर दोनों का उस जगह पे ननिहाल ही है, मतलब दोनों अपने मामा के यहाँ आए हैं, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों। अब इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदे लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ देर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कौन पूछता है? लड़का पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। कहने का मतलब है कि कुड़माई एक शब्द आया है। कुड़माई मैं बतला दे रहा हूँ फिर से आपको। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई होना, मतलब सगाई, जो मंगनी वगैरह नहीं जिसको हम लोग कहते हैं, तो सगाई का ही है अर्थ यहाँ कुड़माई। ये पंजाबी शब्द है। तो ये कहता है तेरी कुड़माई हो गई। कौन? लड़का लड़की से पूछता है, पर लड़की कुछ, अब लड़की से इस तरह की बातें कोई अगर पूछेगा कि तो तुम्हारी सगाई हो गई, तो लड़की को कितना शर्म लगेगा ना। तो इसलिए लड़की धत कह करके भाग गई, ठीक है। अब दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। मतलब लड़का जब इससे मिलता था तो मतलब पूछ देता था, और मतलब अब चिढ़ाने लगता था, जानता था कि लड़की चिढ़ती है तो और पूछता था। और उसका पूछने का एक भाव और था, उससे प्रेम करता था, तो उसको कन्फर्म हो लेना चाहता था कि ये लड़की का मतलब विवाह तो नहीं ना हो गया है। अगर विवाह हो गया तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, कहने का मतलब यही है। एक दिन जब फिर लड़की ने वैसे ही चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तो लड़की भी एक दिन, जैसे लड़का बार बार पूछता था चिढ़ाने के भाव से कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की भी एक दिन मतलब कि लड़के को चिढ़ाने के भाव से कह दिया, हाँ मेरी सगाई हो गई। कब? लड़का पूछता है कब? तो लड़की कहती है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू मतलब दुपट्टा कहने का मतलब एक नया दुपट्टा था। दुपट्टा वगैरह एक रस्म है, मतलब रिवाज है, परंपरा है कि नई लड़कियों को दिया जाता है जिसका नया नया विवाह होता है। तो ही कहती है कि देखते नहीं रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़की ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी ने ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। छावड़ी वाला मतलब खोमचे वाला, जो खोमचा उमचा जो बनाता है। खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर जा पहुंचा। कहने का मतलब लड़का टेंशन में आ गया। जैसे ही जाना ना कि उसको सही में विश्वास हो गया कि लगता है लड़की का सही में शादी हो चुका है, सगाई हो चुका है, कुड़माई हो चुका है, तब वो लड़का टेंशन में जाता है बेचारा। और क्या करता है, पूरा रास्ता पूरा टेंशन में जाता है। गोभी वाले पे, गोभी का जो ठेला उला होता है उस पर दूध फेंक दिया, तो किसी को ठेल दिया। फिर एक वैष्णवी है, कोई पूजा करने जा रही होते, उसमें टकरा जाता है। फिर वैष्णवी कहती, मतलब कोई लेडीज है जो पूजा करने जाती है, उसी को वैष्णवी कहा गया। तो उसको इसको डांटती, अंधे हो क्या, कोई भी बोलेगा। तो ये सब सुन करके वह घर पहुंचा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 मतलब चैप्टर 5 भागों में बटा हुआ है ये, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और में यहाँ बर्फ ऊपर से पिंडलियां तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती। इस गैवी सोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजला यहाँ पे एक शब्द आया है। जलजला कहने का मतलब भूकंप। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए घास की पत्तियों में छिपे रहते। मतलब ये दूसरे जगह का वर्णन है, ठीक है।
तो वहाँ उस जगह का बारे में बताया जा रहा है कि ये जगह बहुत ठंडा है और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। और ये पहले सब लुधियाना में रहते थे, लुधियाना के बारे में करिए, लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा ठंडा यहाँ रहता था। और यहाँ गोलीबारी चल रही है, मतलब युद्ध स्थल पे गए हुए हैं। तो कर रही है कि यहाँ तो ऐसा गोलीबारी चल रहा है कि लगता है जैसे भूकंप आ रहा है बार बार, इतना ज़्यादा यहाँ शोरगुल होता है, गोलियों का आवाज़ इतना है यहाँ पे, ठीक है। लहना सिंह, गोली का आवाज़ भी है इतना ज़्यादा जो लगता है एकदम भूकंप जैसा, गोली जब चलता है तो हिल जाता है, नहीं एक ये कंपन होता है, वही है। और दूसरे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों झटका करेंगे पेट भर कर खाकर सो रहेंगे उस फिरंगी मेम के बाग में। मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहने का मतलब है ये जो लहना सिंह है ये कहाँ रहता है, जर्मनी में रहता है। वहाँ पे ब्रिटिश लोग होते हैं, मतलब अंग्रेजीन रहती हैं, मतलब अंग्रेज जो ब्रिटिश मैम उसको हम लोग कहते हैं। तो वो सब क्या बहुत अच्छे से उन लोग का विचार बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अंग्रेज जो जेंट्स होते हैं उनका विचार तो थोड़ा निगेटिव होता है, पर जो लेडीज होती है उनका विचार बहुत स्वच्छ होता है, अधिकांश लेडीजों का जो अंग्रेज हैं, ठीक है। तो वही इसको बहुत ये करती हैं, दूध खिलाती हैं, फल वल देती है। कहाँ, लहना सिंह को, वहाँ जहाँ वो कैंप में रहता है। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली, फिर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, मार्च का हुक्म मिल जाए, मतलब लड़ाई का हुक्म मिल जाए। फिर 7 जर्मनों को अकेले मार न लौटा तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। दरबार साहब मतलब जो गांव में जो देवी देवता नहीं होते उसी के बारे में कहा जा रहा है। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। यहाँ पे ये सब आपस में कह रहे हैं कि अगर हम लोग को मौका दे दिया जाए मारने के लिए तो हम लोग घुस करके मारेंगे। एक भी मतलब जर्मनी के लोगों से लड़ाई करने के लिए सब गए हैं, ठीक है, बॉर्डर पे। 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल से हट जाने का कमान दिया, नहीं तो मतलब कह रहा है कि अगर पीछे हमारा जो जनरल होता है, जनरल एक आर्मी में एक रैंक होता है, पोस्ट होता है जो सबका हेड होता है आर्मी का, तो वो अगर वही कह रहा है कि अगर उन्होंने हुक्म नहीं दिया होता पीछे हट जाने का तो उस दिन तो मैं सब जितने भी ये सब हैं जर्मनी वाले, मैं सबको स्वाहा ही कर देता, मतलब सबको मैं मार के चला आता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। कहने का मतलब है बच्चों कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन है। तो वही कहते हैं सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। एक देखिए यहाँ पे सूबेदार हजारा सिंह आया है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हजारा सिंह जो है ये मैं आराम से आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा। मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। जमादार लहना सिंह जो है जमादार पोस्ट पे है और सूबेदार कौन है, हजारा सिंह। ये सब पोस्ट होते हैं सैनिकों का, ठीक है। तो जमादार लहना सिंह है और सूबेदार हजारा सिंह है। तो वही कह रहे हैं कि जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं लड़ाई, और बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। मतलब एक तरफ अगर तुम 300 मील तक बढ़ ही गए तो क्या होगा, दूसरा तरफ खाली होगा, फिर तो और सब लोग मर ही जाएंगे, है ना। तो वही कहने का मतलब है बच्चों। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। लहना सिंह कौन? लहना सिंह बोलता है हजारा सिंह को, सूबेदार सिंह सच है, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। कहने का मतलब एक धावा अगर हो जाए तो पूरा हम लोग बॉडी में गर्मी आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए ठंडे के दिनों में हम लोग शांत बैठे रहते हैं और ज़्यादा ठंडा लगता है। अगर हम लोग 1-8 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो देखते हैं एकदम पूरा शरीर गर्मा जाता है, एकदम फुर्ती आ जाता है और गर्मी लगने लगता है। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, उद्यमी उठ मतलब वहाँ पे कोई सैनिक है उसको कह रहा है, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। सिगड़ी मतलब जो बोरसी टाइप का नहीं होता है जिसको हम लोग घर में खटिए के नीचे वगैरह में रखते हैं, जहाँ से हम लोग आग उग तापते हैं जिससे ठंडे के दिनों में, उसी को सिगड़ी कहते हैं। भजिया तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको।
महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सूबेदार मतलब ये कह करके सूबेदार हजारा सिंह पूरे खंदक में मतलब पूरे कैंप में चक्कर लगाने लगे। खंदक मतलब कैंप समझिएगा आप सीधा सीधा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक मतलब जो लोग कॉमेडी करते हैं, हंसी बनाने वाले होते हैं, हंसी मजाक करने वाले। तो ये इस तरह के लोग हम लोग के अपने मित्र मंडली में भी होते हैं, कुछ लोग जो हम लोग को हंसी वगैरह बनाते हैं, है ना, कॉमेडी करते हैं, जोक मारते हैं बीच बीच में। तो ही है वजीरा सिंह पलटन का मतलब उस फौज का क्या था, विदूषक था। विदूषक मतलब कॉमेडी करने वाले, मतलब हंसी उसी बढ़ाता था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। खरो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। पाधा मतलब पंडित, समझ रहे हैं ना। इस पर सब खिलखिला पड़े हैं और उदासी के बादल फट गए। लहाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। कर अपना जो तुम्हारा एरिया है उसमें पानी दो ताकि खरबूजा खाओ, खरबूज जो एक फल है वो खाओगे, ऐसा जो है खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा फसल होता था वहाँ पे। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुसा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कहने का मतलब है कि जब लड़ाई समाप्त हो जाएगा हम लोग का, तो सरकार से हम लोग यहीं पे जमीन मांग लेंगे और यहीं पे हम लोग रहेंगे और फसल खेती करेंगे, है ना। तो वही कह रहा है, और यहाँ पे पूरा फल लगाएंगे। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, या वही दूध पिलाने वाले फिरंगी में। चुप करे, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है और होठों में लगाना चाहती है। मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। कहने का मतलब जो मेम है वो सिगरेट पीने के लिए और तंबाकू पीने के लिए क्या करती है, ये सिख लोगों को। पंजाब के हैं तो ऑब्वियसली समझ जाइए कि जाहिर सी बात है कि जब पंजाब के लोग अमृतसर में हैं और वहाँ के लोग गए हैं जर्मनी लड़ने के लिए, तो सब सिख ही होंगे अधिकांश लोग। तो ये कह रहा है कि सिख लोग की एक विशेषता यहाँ पे पता चल रही है कि सिख लोग सिगरेट तंबाकू ये सब नहीं पीते हैं, ठीक है। और वो जो मेम थी, कौन मेम, जो अंग्रेजीन मैम थी, मतलब अंग्रेजीन जो ब्रिटिश मैम थी, वो ये सबको सिगरेट वगैरह पीती थी और कभी कभी मतलब होठों में अपना होठ मतलब सटाती थी। वो सब थोड़ा सा होती हैं सेक्सुअल भावना पे ज़्यादा वो सब जोर देती हैं। पीछे हटती जो समझती कि राजा बुरा मान गया, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, तो वो पीछे हट जाता था। जैसे भारतीय लोग हैं, तीन लोगों को थोड़ा ये सब चीज़ें खराब लगता था, ये पीछे हट जाता था। तो ही मेम को लगता था कि ये बुरा मान गया और हमारे देश के लिए अब नहीं लड़ेगा। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है, अच्छा है। बोधा सिंह कौन है, हजारा सिंह का बेटा, ठीक है। जैसा मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल से उड़ाते हुए आप सीढ़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बोधा सिंह देखिए कैंप में बीमार हो जाता है, लहाना सिंह अपना सब कुछ उसको सुला देता है और उसको अपना कोट वगैरह भी दे देता है और कहता है तुम आराम करो, तुम्हारे बदले मैं ही पहरा दे दूंगा। सो ये कौन करता है, लहाना सिंह, क्योंकि लहाना सिंह उसका कोई नहीं होता है, ठीक है, फिर भी उसके लिए इतना करता है। ही देखिए सैनिकों के लिए कितना प्रेम भावना है। और यहाँ पे एक समर्पण की भावना एक दूसरा भी है, एक तो ये हुआ अपना, और एक दूसरा समर्पण की भावना है जो प्रेम का समर्पण है, ठीक है। बोधा सिंह की जो माँ है, आगे मैं चर्चा करूँगा। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के नीचे किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। समझ रहे ना। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाए, मरे जर्मनी और तुर्क भाई भैया कैसे, दिल्ली शहर तो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा। वजीरा सिंह कौन, जो हंसी मजाक करने वाला है, जो पूरे कैंप को एकदम हंसाता रहता है। क्या मरने मारने की बात लगाई हो यार, मरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कैसे। तो कह रहा है कि हम लोग क्या मरेंगे, मरेगा जर्मनी के लोग, तुर्क के लोग मरेंगे, हम लोग क्यों मरेंगे भाई, कौन कहता है। ओ वजीरा सिंह, वजीरा सिंह भी इन लोग का फौज का ही एक मेंबर है। दिल्ली शहर ते, अब देखिए यहाँ पे गाना गाते हैं लोग थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए। दिल्ली शहर ते पिशोर नू जान दिए,
कर लेना लौंगा द व्यापार मंडिए, कर लेना लाइंदे सौंदा अड़िए, लाना चटका के कंदुए नू। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में गाता हूँ, इसको आपको अच्छा लगेगा। दिल्ली शहर ते पिसोर नू जांदिए, दिल्ली शहर तो पिसोर नू जांदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मांडिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मांडिए, कर लेना नाड़े दा सौदाड़िए, कर लेना नाड़े दा सौदाड़िए, ओए लाना चटका कद्दूएनू, ओ लाना चटका कद्दूएनू, कद्दू बनाया वे मजेदार गोरिए, कद्दू बनाया वे मजेदार गोरिए, हून लाना चटाका कद्दूएनू, हून लाना चटाका कद्दूएनू। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, मैं रहा हूँ पंजाब में 1-2 महीना, इसलिए वहाँ का भाषा थोड़ा सा मुझे जवान पे चढ़ गई है, इसलिए मैं गा दिया। कहने का मतलब इसका अर्थ मैं अब समझाता हूँ। दिल्ली से पेशावर जो जा रहे हैं, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडी, कहने का मतलब है लौंग जो होता है इलायची लौंग, उसका व्यापार कर लेना मंडी में, जो मंडी होता है। कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, मतलब कि नाड़े का सौदा कर लेना। लाना चटाका कद्दूएनू, जो कद्दू जो खाते हैं हम लोग सब्जी में कद्दू, वही कर लाना चटाका कद्दूएनू, कहने का मतलब है कि कद्दू लाना, ठीक है, मंडी से कद्दू वगैरह भी लाना जो एकदम खाने में चटकदार लगता है। कद्दू बनाया वे मजेदार गोरिए, कहने का मतलब है जो कद्दू है बनाया वे मजेदार गोरिए। गोरिए मतलब जो पंजाबी लोग में जितनी भी स्त्री होती हैं सब लगभग गौर वर्ण की होती हैं, मतलब गोरी गोरी होती है, तो वही कहता है कि कद्दू बनाया मजेदार वे गोरिए, मतलब उसकी जो पत्नी है गोर गोर वर्ण वाली, एकदम गोरी दिखने वाली, तो बहुत अच्छा कद्दू बनाया है, मतलब कद्दू की सब्जी बनाई है स्वादिष्ट। हून लाना चटाका कद्दूएनू, और फिर कह रहा है कि एकदम बहुत जबरदस्त लग रहा है थोड़ा कद्दू का सब्जी और लाना। यहाँ पे एक याद आया इन लोगों का, घर में कैंप में जो लोग हैं उन लोगों को घर का याद आया और गा दिए सब। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर वाले सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन सोते और मौज ही करते रहे हों। अब देखिए हम लोग चलते हैं दृश्य 3 में, ठीक है। ये यहाँ पे था ये गीत इसलिए कि थोड़ा सा ऐसा माहौल बन गया वहाँ पे, थोड़ा मजेदार माहौल, रसिकदार माहौल बन गया ताकि सभी लोग हंसने कूदने लगे। अब हम लोग चलते हैं दृश्य 3 की ओर। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई क्या हुआ, पानी पिला दो। कहने का मतलब बोधा सिंह बीमार पड़ गया। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वो कैंप में बीमार पड़ गया, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो उसको क्या किया लहना सिंह उसका कोई नहीं है, आपको ध्यान रहना चाहिए, पर लहना सिंह उसको देखिए कितना मदद करता है। लहना सिंह उसको अपना कपड़ा, अपना जैकेट वगैरह दे देता है ठंडा, और उसको अपना ही सब कंबल उम्बल देता है और उसको सुला देता है। उसके बदले वो पहरा भी देता है और उस पर को ख्याल भी रखता है कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो ये कहता क्यों बोधा भाई क्या हुआ, थोड़ा सा हड़बड़ाया, मतलब कपकपी हो रहा था, ठंड के समय था। पानी पिला दो। कौन कहता है, बोधा सिंह जो बीमार है। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह पे लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरे गर्म जस्ती भी आज सवेरे ही आई, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है, मैं गुरु उनका भला करे। कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो। कहने का मतलब है कि लहना सिंह अपना सब कुछ कोट उतार कर उसको पहना देता है और बहाना अपने आप को देखिए झूठ कहता है कि हमारे लिए हमको उतना ठंड नहीं लग रहा है, हमारे पास जरी मनी ठंड भी अगर लगता है तो हमारे पास बोरसी है, सिगड़ी है, सिगड़ी को ही बोरसी कहते हैं, मतलब जो हम लोग ठंड में तापते हैं आगू, तो है, हम उससे काम देख लेंगे। अब पर देखिए इसको बेचारा को ठंड लगता है फिर भी अपना कोट दूसरे को दे देता है, किसको, बोधा सिंह को। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो आधा घंटा बीत जाता है, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। और कौन, लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी आदमी धावा करना होगा, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, मतलब वहीं पे मील भर की दूरी पे एक जर्मन खाई था, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है जहाँ मोड़ है, वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ, तुम यहाँ 10 आदमी कर सेव सबको साथ ले, उनसे जा मिले।
मिलो, खंदक छीन कर वहीं जब दूसरा हुक्म न मिले, डटे रहो हम यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हुक्म आता है कि देखिए यहीं पे कुछ दूर पे, एक मील दूर पे एक खाई है, वहाँ पे सब जर्मनी वालों का एक फौज आ रहा है, वहीं पे हम लोग को अब जा करके तैयार होना पड़ेगा ताकि हम लोग पे अटैक न कर दे हमारे खंदक में, मतलब कैंप में। जो हुक्म, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा, जो बीमार था बोधा वो भी कंबल उतार के चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। ठीक है, लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गया और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। कहने का मतलब है यहाँ एक लेफ्टिनेंट साहब हैं। देखिए लेफ्टिनेंट साहब मतलब कि धूर्त बन करके आया था, एक जर्मनी का ही एक फौज था, मतलब एक सैनिक था, वो यहाँ पे मतलब चोरी चुपके से घुस गया था। ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट साहब का भेष बना करके। आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। कौन? लहना सिंह समझ गया कि अरे ये तो ये लेफ्टिनेंट सिंह नहीं है, कोई और है, उनके भेष में आया है। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाला एक दिन में ही कहाँ उड़ गया और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए, मतलब वो बाल उल भी पहचान लिया। सिगड़ी मतलब यहाँ पे एक बात आया था, सिगड़ी के उजाले से मुंह देखा, मतलब सिगड़ी में आग लगा हुआ था, मतलब जिसे आग तापते हैं, तो उससे थोड़ा सा उसके चेहरे पे लाइट गया। जो धूर्त आया था, चोर अथी अपना भेष बदल के आया था लेफ्टिनेंट सिंह के भेष में, तो उसको पहचान गया, इसका बाल भी दूसरा है। लेफ्टिनेंट साहब का बाल तो कुछ और था, मतलब बड़ा बड़ा था। शायद साहब शराब ही उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह के साथ 5 साल से उसके साथ रेजिमेंट में थे, मतलब कैंप में थे। तो लहना सिंह उनके बारे में सब कुछ जानते थे, लेफ्टिनेंट साहब के बारे में। तो अब ये नया कोई आया था लेफ्टिनेंट साहब का भेष बना करके। ठीक है, तो अभी लहना सिंह उनको जांचना चाहा। कुछ बातें होती है ना, हम लोग उससे पकड़ लेते हैं कि व्यक्ति भेष बदल लिया है, बस ये व्यक्ति वो नहीं है जो हम लोग को दिखता है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष में उसके रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? कौन पूछता है? लहना सिंह देखिए उनसे पूछते हैं, किनसे? लेफ्टिनेंट साहब जो भेष बना कर आया है। लड़ाई खत्म होने पर क्यों यह देश पसंद नहीं साहब, शिकार के बेमजे कहाँ यहाँ याद है। पार्सल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आप एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले में तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। कौन कहता है? लहना सिंह बोलता है, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे, मतलब खाने के लिए मेस में लगाएंगे। मेस मतलब जहां हम लोग भोजन वोजन करते हैं कैंप वगैरह में। हाँ, मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? कौन कहता है? वो लेफ्टिनेंट साहब, जो धूर्त लेफ्टिनेंट साहब जो भेष बना करके आया है। पीता हूँ साहब, दिए सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? कयामत मतलब वही जंग कहने का मतलब है, मतलब कुछ अचानक कुछ हो गया, उसी को कयामत आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जरा तो आंखें लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आइए। देखिए कौन कहता है? लहना सिंह कहता है किसको? वजीरा सिंह को, कि हाँ कयामत आ गई है, मतलब मौत का मतलब जंग अब छिड़ने वाला है। और जो कयामत आई है, मौत जो बन करके आया हो, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। कहने का मतलब लेफ्टिनेंट साहब का वर्दी पहन के वो जर्मन सैनिक इसके कैंप में घुस गया था। ठीक है, क्या? कौन बोलता है? क्या बोलता है? वजीरा सिंह। लेफ्टिनेंट साहब या तो मर गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहन कर ये कोई जर्मन आया। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू पर मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों को निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। कहने का मतलब है सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चलो जाओ खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के देर मत करो। ये जो खंदक में जाने के लिए उधर बोला था ना, कहने का मतलब है
खाई में जाने के लिए जो बोला गया था वो कब, कौन बोला था? यही लप्टन साहब। कौन लप्टन साहब? जो भेष बनाकर, लप्टन ओरिजिनल लप्टन साहब का जो वर्दी पहनकर जो धूर्त आ गया था जर्मन एक सैनिक, वही सब हुक्म दिया था। तो वही कह रहा है कि वो तो सब झूठ बता दिया, हम लोग शुरू में चकमा खा गए थे, तो इसकी बातें झूठ है। और अब ये देखिए कैसे पकड़ा गया, ये कैसे पकड़ा गया। लप्टन साहब कभी भी किसी भी सिख सैनिक को सिगरेट पीने के लिए देते ही नहीं थे, पर ये दे रहा था। तो इसका मतलब समझ गया कि अरे, क्योंकि सिख लोग सिगरेट तंबाकू नहीं पीते हैं, और ये तो जानता नहीं था, और ये सिगरेट पीता था क्योंकि जर्मनी का था। और ये जब सिगरेट इसको दिया तो समझ गया अरे ये लप्टन साहब नहीं है, तो कन्फर्म अब हो गया कि कोई और ही है, ये मतलब हम लोग के कैंप में घुस गया है। तो सूबेदार से कहो एकदम लौट आए कि हाँ खंदक पीछे से निकल जाए, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुकुम की मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुकुम है लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 है, लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। कौन कहता है? लहना सिंह कहता है। पर कहता है यहाँ पर तो तुम 8 है, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। देखिए कह रहा है यहाँ लहना सिंह कहते हैं कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। कहने का मतलब एक अगर सिख सैनिक अगर है तो समझ जाइए वो लाखों सैनिक के बराबर होता है। इसका आप एक रूप केसरी जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की जो थी, उसमें आप देखे होंगे कि सिखों का कितना शक्ति होता है, वो कैसे एक सिख 100 सैनिकों के बराबर होता है। तो ही अगर यहाँ भी बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा है। सिख सैनिकों के पास बहुत ज़्यादा क्षमता होती है लड़ाई करने की। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक एक तार सा बांध दिया। आगे सूत की ओर गुत्थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगा। इतने में बिजली की तरह कहने का मतलब है ना, जो ये लप्टन साहब आए थे, धूर्त लप्टन साहब मतलब जो भेष बनाकर आए थे, अपना जेब से बेल के आकार का इतना गोल गोल का बम निकाले और जहां तहां सेट करने लगे कैंप में, दीवालों में। और वहीं पे क्या करने लगे, और बम तो आप देखते हैं उसके पीछे एक सूतरी निकलता है, उसी में हम लोग आग लगाते हैं और बम विस्फोट करता है। तो वही कह रहा है। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के साथ दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गौट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिकड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाश ली और 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे आप लोग को देखना है कि लहना सिंह तुरंत एक्शन लिया और एक बंदूक से उसको मारा। किसको? धूर्त लप्टन साहब को जो भेष बनाकर आया था। और उससे जो तीनों बम सेट किया था, तीनों बम को उठाकर बहुत दूर फेंका, ठीक है। और उसके जेबों की, और उसको मारा, और उसके बाद उसको जेबों की मतलब जेब में क्या क्या था उस सबका तलाश लिया और 3-4 लिफाफे उसकी डायरी निकाल कर उन्हें जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लट्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होते हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंह होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान मूर्तियां पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। यह तो कहो कि ऐसा साफ उर्दू से सीखा है। हमारे लप्टन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। मतलब अब उसको, अब ये मूर्छित अवस्था में है कौन? लप्टन साहब। मतलब उसी को अब लहना सिंह कह रहा है कि आज तो हम तुमको बहुत सारा चीज़ सीखे तुमसे, क्योंकि तुम जितना चीज़ बताया है सब गलत गलत बात बताया था और सब तुम बना बना करके बोल रहा था। आज तुम सब पकड़ा गए हो। लहना ने पतलून की जेबों की तलाश नहीं ली थी, मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। मतलब लहना सिंह कह रहा है कि एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, ठीक है। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं और वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए। कौन? वो तुर्क मौलवी कहता था। इनके गांव में आया था, लहना सिंह के गांव में। और देखियो कितने तरह के बच्चा होने का दवा देता था और कहता था कि जर्मनी के लोग वेद पढ़ करके क्या करते हैं, विमान चलाने का विद्या जान गए हैं। और गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। जर्मनी के बारे में, तुर्क के बारे में कह रहा था बूढ़ा मौलवी। मंडी के बनियों की बहकात के डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी
मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब रखा तो बता दूंगा तुम्हें। कहने का मतलब है कि लहना सिंह उस बूढ़ा मौलवी को जो तुर्क से आया था, ठीक है, तो उसको क्या किया, वो मतलब तुर्क मतलब अफगानिस्तान से आया था। उस समय तो हमारा देश क्या था, आज़ाद तो था नहीं, 1915 की कहानी है। तो इसको क्या किया, उसका मुछ मुड़वा दिया और उसको भगा दिया। किसको, बूढ़ा मौलवी को। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। कहने का मतलब है ये सब बात कर रहे थे कौन, लहना सिंह बता रहा था वो, मतलब कि घायल लपटन साहब को जो भेष बना करके आया था, ठीक है। तो एकाएक वो क्या किया, अपना जेब से बंदूक निकाला और इस पर गोली चला दिया। कौन, वो जो मूर्छित अवस्था में था। बोधा चिल्लाया, क्या है। लहना सिंह ने उसे एक अगर सुला दिया कि यह एक खड़गा वो कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में था, पट्टियां के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। मतलब जो उसको गोली लगा तो तुरंत क्या किया लहना सिंह एक पट्टी बांध लिया उसको तुरंत, और मतलब कि ये खून निकलना, ब्लड निकलना बंद हो गया था। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खां में घुस पड़े और सिखों की बंदूकों की बांध ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका। यहाँ थे 8। लहना सिंह तक मार रहा था और वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़धड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब वहाँ पे लड़ाई होने लगा, और यहाँ जो सिख लोग थे वो क्या करने लगे, मतलब वो सब जब लड़ाई करते हैं तो उनको शक्ति मिलता है अगर वो अपने गुरुजी की नाम लेते हैं। तो क्या करता है, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, ये सब से उनको और शक्ति मिलता है और अंदर से ऊर्जा निकलती है और वो ज़्यादा अच्छे से लड़ाई कर पाते हैं, ठीक है। एक किलकारी और आकाश सिख 2 फौजी आए और गुरुजी दी फतह, गुरुजी खालसा, सन श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हुई। 63 जर्मन तो खेद रहे थे और करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, मतलब 63 जर्मन तो मरा गया और 7 और थे जो घायल हो गए थे, और 15 सिख मराए थे। और सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। सूबेदार हजारा सिंह के कंधे से आर पार गोली निकल गई, और लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। लहना सिंह के भी मतलब हड्डी में एक गोली लगा, और उसके घाव को कंधक की गोली मिट्टी से पूरा कर लिया। और उसने घाव को कंधक की गीली मिट्टी से पूरा, मतलब गीला मिट्टी होता है ना, उससे वो पूरा अपना घाव को भर लिया। कौन, लहना सिंह। और बाकी का साफ साफ कर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हो कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा। सोचिए लहना सिंह को 2-2 गोली लग गया है, उसके बाद भी ये लहना सिंह किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं कि हमको गोली लगा। सोचिए कितना बड़ा इनका देश प्रेम था, देश से कितना प्रेम था। सोच लीजिए कितना बड़ा इनके पास शक्ति थी। हाँ, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंती बिनोप जैसा चार कहलाती। बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मनमन भर फ्रांस की भूमि पर मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और की खाई वाले ने सुन ली थी और उन्होंने पीछा टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली और जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ जा पहुँची। कहने का मतलब लोग वहाँ पे घायल हुए और वहाँ पे गाड़ी आने लगी, फौज की गाड़ी जो घायल लोगों को लेकर के जाने लगे, ठीक है। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाश रखे गई। मतलब कुछ लोग मर भी गए थे, कुछ घायल थे। तो 2 गाड़ी आई, एक घायल लोगों के लिए, एक मृत लोगों के लिए, जो फौजी लोग मरे थे, और उन लोगों को लेकर के गए। तो पर सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार हजारा सिंह इनके लहना सिंह के घाव में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाएगा। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है कि जो इस गाड़ी में न चले जाओ। कहने का मतलब है ये सूबेदार जो है हजारा सिंह, वो इनको कसम, ये लहना सिंह सूबेदार जी को कसम देता है और कहता है कि आप को जाना एकदम जरूरी है, आप चले जाइए और हमारा कुछ नहीं होगा, हम यहाँ देख लेंगे सब कुछ। और तुम, कौन कहता है और तुम? ये
और तुम मेरे लिए वहां पहुंच के गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं देखते नहीं, मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास हैं ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरो की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना भी लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। कौन कहता है? ये लहना सिंह कहते हैं। देखिए कहानी की सबसे बड़ी बात यहीं पे है। ये लहना सिंह कहते हैं किनको? वो सूबेदार हजारा सिंह को कि अगर तुम वहां जाना, अपने घर पहुंचना, तो सूबेदारनी को कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, और उसने क्या कहा था मैं आगे बताऊंगा। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते थे लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने जो कुछ तुम्हें कहा था। आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे। और गाड़ी जब गया तो लहना, गाड़ी के जाते ही ये लहना सिंह लेट गया और वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रहा था। अब हम लोग चलते हैं 5वें पार्ट मतलब दृश्य की ओर। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो ये देखिए संसार जानता है इसको, समझ गए, सार्वभौमिक सत्य बात है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उससे पहले उसकी पूरी स्मृति साफ हो जाती है, मतलब सारी बातें, उसका बचपन से लेकर के बुढ़ारी तक सारी बातें उसको याद आने लगता है। एकदम एक फिल्म जैसा चलता है, मूवी जैसा चलता है। 10 मिनट में पूरा चीज़ देख लेता है, अपना पूरा जीवन कहानी। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। अब देखिए उनको बचपन की याद आता है, किनको? लहना सिंह को। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ कहीं उसके एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। 8 वर्ष की लड़की वही सूबेदारनी, ठीक है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। कहने का मतलब है इसको याद आया, उस सूबेदारनी की याद आया, और कहता है, और समझ गए ना वो कहानी आ जाता है जो मैंने कहानी शुरू में मैं बताया था सब कुछ। 25 वर्ष बीत गया। अब लहना सिंह न राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। अब देखिए जो लहना सिंह है ये राइफल 77 में, मतलब कैंप है राइफल 77 में जमादार हो गया था। जमादार एक पोस्ट है, पद है फौज का। और उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। कौन? लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर, 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर एक जमीन के मुकदमे के लिए पैरवी के लिए वो घर अपना गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिले कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता, सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। देखिए कैंप में साथ में कौन रहते थे? सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह। तो बोधा सिंह और ये हजारा सिंह दोनों बाप बेटा था आपस में। तो ये दोनों का घर इसी के आसपास पड़ता था। किसके आसपास? लहना सिंह के आसपास। तो ये लोग भी कहेंगे अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे और मेरा घर होते हुए चलना, ठीक है। कौन कहता है? ये हजारा सिंह। जब चलने लगे तो सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। तो सूबेदार जब इसका घर पहुंचा तो कहता है सूबेदार बोलता है, हजारा सिंह बोलता है किनको? लहना सिंह को, कि सूबेदारनी तुमको जानती है, शायद तुम लोग पहले जानते हो गया, जाओ अंदर बुला रहे हैं मिलने के लिए। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? कौन कहता है? लहना सिंह। रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, मतलब रेजिमेंट के जो क्वार्टर होता है कैंप में वहाँ तो कभी यहाँ सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। घर दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशम बूट वाला सालू अमृतसर में। तो इसको याद दिलाया ये बात कह करके, किसको? लहना सिंह को, वो लड़की जो 8 वर्ष की अवस्था में ये जिसको चिढ़ाता था, तेरी कुड़माई हो गई कह करके।
तो भावों की टकराहट से मूर्छा। अब देखिए यहाँ पे कितना उसको याद आया पूरी बचपन की कहानी। तो क्या होता है, लोग उसमें एकदम रम जाता है वो जब बातें याद आती है। तब भावों की टकराहट से, अब भाव का टकराहट हो रहा था मन में, तो मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला, भजीरा पानी पिला दो उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी आज न। अब ये सब कौन कर रही है, वो सूबेदारनी कर रही है लहना सिंह से, वो घर की बात हो रही है अभी, ठीक है, जो घर में दोनों आपस में एक दूसरे से मिले, ठीक है, लहना सिंह और सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी, जिसको ये बचपन में प्रेम करता था। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों को एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती है, उसे 1 ही बरस हुआ, मतलब उसका जो बेटा था बोधा सिंह, उसका फौज में भर्ती हुआ भी 1 ही साल हुआ था। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दिनों को बचाना हो, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। कहने का मतलब जो बचपन में ये एक बार घोड़ा गाड़ी से इनको कौन बचाया था, इस लड़की को कौन बचाया था, ये ही लहना सिंह बचाया था बचपन में, ठीक है। तो वही ये याद पड़ाती है, देखो एक बार तुम हमको बचाया था, उसी तरह से मेरे पति और बेटा को भी वहाँ कैंप में तुम रक्षा करना, अब मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ अपना, ठीक है। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, ओबरी मतलब घर के अंदर कोठरी में। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, लहना को भी वो सारी चीज़ें याद आ गई, बचपना याद आ गई, तो उसको भी आंसू निकल आया। बजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तो वह पानी पिला देता। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन, किरत सिंह। अब देखिए आधा घंटा तक लहना चुप रहा लहना सिंह, और उसके बाद अब एकाएक अब देखिए उसका एकदम मन मतलब परेशान हो जाता है। अब उसका क्या याददाश्त सब समाप्त हो जाता है, अब उसको एकदम पहले की बात याद आती है। कहता है कौन, किरत सिंह। बजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। देखिए उसको कितना अच्छा बात याद आ रहा है लहना सिंह को मरते समय। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा हो यही आम है, जितना बड़ा तेरा भतीजा हो उतना यह आम है, उतना बड़ा यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। बजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। बजीरा सिंह को लग रहा था अब ये मेरा मित्र जो है ये अभी मरने वाला है, इसीलिए अब ये वो जो सो बातें बोल रहा है। उसको अब लग रहा था अभी तो कुछ ही देर का मेहमान है। अब बताइए आप किसी को, कोई व्यक्ति मर रहा है और उसका सर आपके गोद में हो तो कितना आपको उस समय दुख लगेगा, आप कितने भाव में गिर जाएंगे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह मतलब मर गया, कहने का मतलब है। अखबार में छपा था ये बातें। अब देखिए इन्हीं सब बातों से आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हूँ। अब मैं पार्ट 3 में अगला पार्ट में मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए आपको पूरा ऑब्जेक्टिव इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा। अब मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर चारों तरफ कर दीजिए प्लीज़। मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए वीडियो। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके।